नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार। और इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करेंगे। सीएम नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की तैयारी अब शुरू हो गई है और इसके साथ ही बिहार में एनडीए के नई सरकार को लेकर कवायद भी तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से क्या बड़ी खबर आ रही है, आइए आपको बताते हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। एक ओर सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली जाने की तैयारी तो दूसरी ओर बिहार में एनडीए की नई सरकार बनाने की कवायद। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 1 महीने से कुछ 2-4 दिन पहले। तारीख थी 5 मार्च 2026। नीतीश कुमार ने जैसे ही राज्यसभा के लिए नामांकन किया तो इसी के साथ ये साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जाएंगे। फिर तारीख आई 16 मार्च 2026। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद 30 मार्च 2026 जब नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और अब आने वाली है वो तारीख यानी 10 अप्रैल 2026 जब नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेंगे। इसी के साथ बिहार से नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की सियासी हलचल का एक चक्र पूरा हो जाएगा। साथ ही बिहार में एनडीए की नई सरकार को लेकर कवायद तेज हो जाएगी। कमी तो बहुत खलेगी नीतीश जी की, क्योंकि नीतीश जी रहते थे तो एक छतरी के रूप में सब लोग राहत महसूस करता था। पॉलिटिकल कोई बात हो तब भी, जनता का कोई सवाल हो तब भी। सूत्र बता रहे हैं कि 11 अप्रैल को एनडीए के सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया गया है। कहा जा रहा है कि 12 या 13 अप्रैल को नीतीश कुमार बड़ी बैठक बुला सकते हैं और इसी बैठक में सीएम पद छोड़ने की जानकारी भी दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इसी के साथ नई सरकार गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उसके पहले 8 अप्रैल यानी बुधवार को नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसे संभवतः नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक भी माना जा रहा है। अम्ब्रेला चाहे धूप हो बरसात हो, हर मौसम में लोगों को रक्षा करता है। उसी तरह जो है समय समय पर ये सभी लोगों को, बिहार के तमाम लोगों के लिए हित में काम किया। नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए एक बार फिर केंद्र की राजनीति में वापसी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार आगे चलेगा। वो एनडीए के सुप्रीम लीडर हैं। अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा या जेडीयू से, ओबीसी से होगा या ईबीसी से, दलित होगा या कोई महिला होगी, इन सवालों के जवाब इसी महीने मिल जाएंगे। फिलहाल हलचल तेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में अब चर्चा तेज है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। लेकिन इन सभी हलचलों के बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से दिखाते हैं, जहां लगातार एक्शन में सीएम नीतीश कुमार दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन को लेकर के आज बड़ी बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, जिसमें संकल्प सभागार में सीएम नीतीश कुमार ने ये बैठक की। अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है, जिसमें कई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। आपदा में तेजी से राहत पहुंचाने के निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं। अधिकारियों से कार्यों की विस्तृत जानकारी भी नीतीश कुमार ने ली, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आपदा में तेजी से राहत लोगों तक पहुंचाई जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सोनपुर के ऐतिहासिक बाबा हरिहर नाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना की है। निशांत जैसे ही आज मंदिर परिसर में पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। निशांत कुमार ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और बाबा हरिहर नाथ से प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। वहीं अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल को याद करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि बिहार की जनता उनके पिताजी के कामों को हमेशा याद रखेगी। भगवान का आशीर्वाद ले। बहुत पहले 20 साल
मैं बहुत अक्सर आता था, काफी दिन बाद यहाँ आया हूँ आशीर्वाद लेने। क्या मांगे बाबा से? सब भगवान की कृपा है। यहाँ जो भी आते हैं वो मंत्री पद के लिए अरे ठीक है, आपकी क्या इच्छा है? सब भगवान की कृपा है। याद करता हूँ बिहार की जनता के लिए जो उन्होंने 20 साल किया, बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकेगी। और मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि जिस तरह से पिताजी पे था इसने, उस तरह से मुझ पर, पार्टी पर, पिताजी पर, उनका बिहार वासियों का विश्वास बना रहे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। नालंदा में एनआईए और एटीएस की संयुक्त छापेमारी में अवैध हथियार और कारतूस के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। 6 अप्रैल को करीब 7 घंटे तक बिहार शरीफ समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच एजेंसियों को इनपुट मिला था कि ज्वेलरी शॉप और गन हाउस की आड़ में अंतर्राज्यीय स्तर पर हथियार और कारतूस की सप्लाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान कई डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिसके आधार पर अब इस पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एनआईए और एटीएस की टीम ने अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने वाले सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई की है। 6 अप्रैल को करीब 7 घंटे तक चली छापेमारी में बिहार शरीफ समेत 6 ठिकानों को खंगाला गया। जांच में खुलासा हुआ कि अपराधी सतेंद्र सिंह ज्वेलरी शॉप की आड़ में हथियार और कारतूस का नेटवर्क चला रहा था। 6 अप्रैल को 7 घंटे छापेमारी, बिहार शरीफ समेत 6 ठिकानों पर कार्रवाई, अवैध हथियारों और कारतूस नेटवर्क का खुलासा, ज्वेलरी शॉप की आड़ में धंधा। जांच एजेंसियों के मुताबिक यहां से AK-47 के कारतूस सहित कई देसी और विदेशी हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क को अपराधी सतेंद्र सिंह संचालित कर रहा था। 2001 और 2009 में भी पकड़ा गया था सतेंद्र। अवैध हथियार के साथ हो चुकी है गिरफ्तारी। कानपुर की दुकानों से खरीदता था कारतूस। कुरुक्षेत्र से होती थी फंडिंग और सप्लाई कंट्रोल। AK-47 के 167 कारतूस बरामद, 4500 गोलियां और भारी मात्रा में हथियार भी मिले। कानपुर से नालंदा लाई जा रही थी खेप। छापेमारी के दौरान सतेंद्र सिंह के ठिकानों से कई डिजिटल साक्ष्य और एक डायरी बरामद की गई। जांच एजेंसियां अब इन दस्तावेजों के आधार पर पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। हरियाणा से विजय कुश कालरा गिरफ्तार। बिहार से मोहम्मद परवेज आलम की गिरफ्तारी। शशि और रवि रंजन भी पुलिस के हत्थे चढ़े। पिछले साल 4 साथियों के साथ हुई थी गिरफ्तारी। इधर बिहार शरीफ के पोस्ट ऑफिस मोड़ स्थित पीके गन हाउस में भी एनआईए और एटीएस की टीम ने दबिश दी। सुबह करीब 5 बजे से छापेमारी शुरू की गई। दुकान संचालक राम प्रवेश और मुकेश वर्मा के घर समेत कई ठिकानों को खंगाला गया। इस मामले में बिहार के डीजीपी विनय कुमार का क्या कहना है, वो भी सुनिए। देख रहे हैं कि कल भी राजगीर में रेड हुआ है और हम लोगों ने पिछले वर्ष गोलियों की 2 खेप भभुआ में और राजगीर में जब्त किया था। करीब 7000 गोली जब्त किया था और उस केस को एनआईए को हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया था। फिलहाल एनआईए और एटीएस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि बरामद डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर इस अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी नेटवर्क के बड़े खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में अब घूसखोर अफसरों की खैर नहीं। काली कमाई के धन कुबेरों पर ईओयू ने शिकंजा कस दिया है। भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति हासिल करने वाले किशनगंज के एसडीपीओ को सस्पेंड कर दिया गया, तो सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार की काली कमाई की जांच चल रही है। ईओयू की टीम ने आज भी वैभव कुमार से घंटों पूछताछ की। बिहार में घूसखोर अफसर अब बचेंगे नहीं। काली कमाई के धन कुबेरों पर शिकंजा। नप गए घूसखोर एसडीपीओ गौतम कुमार। डीआरडीए निदेशक के वैभव पर वार।
बिहार में घुसखोरी और काली कमाई से अंकुश संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों में हड़कंप मचा है। ईओयू ने किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार और सहरसा में डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार की काली कमाई पर शिकंजा कसकर साफ संदेश दिया है कि भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं है। सोमवार को ईओयू की टीम ने घुसखोर अधिकारी गौतम कुमार से 6 घंटे पूछताछ की। मंगलवार को बारी सरकार में डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार की थी। वैभव कुमार से भी ईओयू की टीम ने घंटों पूछताछ की। बताते चले कि वैभव कुमार के जो विभिन्न ठिकाने हैं, 6 ठिकाने पर 30 मार्च को ईओयू ने जो है वो एक साथ छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान जो है बड़ी संख्या में इनके जो चल अचल संपत्ति है उसका उद्भेदन किया था। ईओयू के जो एडीजी हैं मेजर हसनैन खान, उनको यह इनपुट मिला था। आइए अब जानते हैं कि करोड़ों की काली कमाई के धन कुबेर वैभव कुमार कौन है। 2013 में बीपीएससी ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। छपरा, भोजपुर, समस्तीपुर, सहरसा जिले में पदस्थापित रहे। 2,41,14,00,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईओयू की टीम ने 6 ठिकानों पर छापेमारी की। घर में जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद हुए। कई कीमती जमीन के खरीद फरोख्त के सबूत मिले। ज्वेलरी, कई बैंक खातों से संबंधित कागजात जब्त किए गए। पत्नी के बैंक खातों में 20 लाख रुपए से ज्यादा जमा था। कार्यशाला बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए के खर्च का खुलासा हुआ। ईओयू के मुताबिक ये सभी संपत्ति वैभव ने काली कमाई से हासिल कर रखा है। अब बात बिहार के एक और करप्शन किंग किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार की करते हैं, जिससे ईओयू की टीम ने सोमवार को 6 घंटे तक पूछताछ की। गौतम कुमार की संपत्ति की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। गौतम कुमार पर 80 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का आरोप है। गौतम के पास करोड़ों का आलिशान बंगला और 25 प्लॉट है। महंगी गाड़ियों के साथ बेनामी निवेश के कागजात मिले हैं। गौतम ने पत्नी और सास के नाम पर करोड़ों की संपत्ति खरीदी थी। गौतम ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी धन कुबेर बना रखा है, तो उनकी नौकरानी के पास करोड़ों की संपत्ति है। नौकरानी पारो की लग्जरी लाइफस्टाइल की चर्चा हर तरफ हो रही है। अब इस भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उनपे भ्रष्टाचार से संबंधित आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कार्रवाई की गई है और कांड दर्ज किया गया है। उनके निलंबन के लिए सरकार को उसी दिन लिखा गया था। उनका निलंबन की अधिसूचना सरकार के हस्ते से निर्गत किया गया। बिहार में भ्रष्ट अफसर पर सरकार की पैनी नजर है। सुनिए मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कहा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए और अभी स्पेशल ड्राइव की शुरुआत किया है। आप देख रहे होंगे प्रत्येक दिन 2-3 लोग पूरे बिहार के अंदर कोई न कोई भ्रष्टाचारी पदाधिकारी या सरकार के महकमे के लोग या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या पकड़ाए जा रहे हैं। काली कमाई से धन कुबेर बने अफसरों पर बिहार में प्रहार जारी है। एसडीपीओ गौतम कुमार और डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार की अंकुश संपत्ति के खुलासे से हर कोई हैरान है, लेकिन भ्रष्टाचार का ये दायरा केवल 2 अधिकारी तक सीमित नहीं है। बिहार में न जाने कितने अफसर हैं जो करोड़ों की काली कमाई कर कुंडली मारकर बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। शराबबंदी पर तेजस्वी यादव के वार पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। जितन राम मांझी ने पूछा कि तेजस्वी यादव बताएं बालू और शराब माफिया कौन है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष की मांग पर सरकार नहीं चलती है, सरकार को जो सही लगेगा वही करेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है, होने वाली इस इक्का दुक्का घटनाओं पर कार्रवाई होती है। मोतिहारी की घटना के बाद एक बार फिर शराबबंदी पर सियासत तेज है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा था। मंगलवार को एनडीए की ओर से उसी अंदाज में जवाब दिया गया। कहीं भी लगातार कार्रवाई भी हो रही है
पदाधिकारियों पर, पुलिस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शराबबंदी को लेकर सरकार को कई बार सलाह दे चुके हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर मोतिहारी जैसी घटनाओं को लेकर अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा किया, लेकिन तेजस्वी पर तंज कसना नहीं भूले। दिल पर हाथ रख करके वो बोले बालू माफिया कौन है और शराब माफिया कौन है, वो सब उन्हीं के आदमी हैं, वही लोग गड़बड़ करते हैं, चोर मटावे शोर। तेजस्वी यादव पर आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष की मांग पर सरकार नहीं चलती, सरकार को जो सही लगेगा वही करेगी। सरकार को जो उचित लगेगा, जनता की भावना को देखते हुए उस हिसाब से सरकार निर्णय लेती है। 1 अप्रैल 2016 को महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। हर तरह की कवायद के बावजूद हर रोज शराब की खेप पकड़ी जाती है। समय समय पर जहरीली शराब से मौत के मामले भी सामने आते रहे हैं और हर नई घटना के साथ ही नए सिरे से सियासी बयानबाजी तेज हो जाती है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लीली और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्र पर गाज गिरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए लखीसराय के डीएम है मिथिलेश मिश्र, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। मिथिलेश मिश्र का तबादला किया गया है, उनके ऊपर ये गाज गिरी है। सामान्य प्रशासन विभाग में तत्काल योगदान का आदेश दिया गया है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अभी सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और उस लेटर में साफ तौर से मिथिलेश मिश्र के बारे में कहा गया है कि अब उनका तबादला सामान्य प्रशासन में कर दिया गया है। यानी अब लखीसराय के डीएम नहीं है, इनका तबादला कर दिया गया है और तत्काल आदेश से जो है सामान्य प्रशासन में इन्हें ज्वाइन करने को कहा गया है। और लखीसराय के जो जिला दंडाधिकारी हैं, खासकर एडीएम, उनको अभी फिलहाल डीएम का चार्ज दे दिया गया है और प्रभार उन्हीं के हाथ में है। लेकिन बता दें आपको कि सहकारिता विभाग ने जांच का आदेश दिया था मिथिलेश मिश्र के खिलाफ और उस जांच के बाद ये गाजगिरी है और मिथिलेश मिश्र कहा जा रहा है कि अपना जवाब भी भेज चुके थे विभाग को, लेकिन विभाग जो है संतुष्ट नहीं है। धान अधिप्राप्ति का मामला है ये, 2025-26 के तहत जो है ये मामला आया था। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और गया जी से आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो ना सिर्फ दिल को झकझोर देती है बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक बीमार दादी को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ और फिर जो हुआ वो सिस्टम की सच्चाई बयां करने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। सिस्टम बीमार, लाचार परिवार, अस्पताल लाचार, मरीज बेकरार, इलाज दूर, मजबूरी भरपूर। कौन है? मेरी दादी है, व्हीलचेयर मांगने पे बोल रही है कि यहाँ पे व्हीलचेयर अवेलेबल नहीं है। तो हमको लास्ट में फिर अपना स्कूटी पे बैठा के ले जाना पड़ रहा है। क्या हुआ? ये तस्वीरें किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है उस सिस्टम की जो इलाज का दावा तो करता है लेकिन जरूरत के वक्त हाथ खड़े कर देता है। गया जी के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जहां बीमार दादी सांस लेने के लिए तरस रही थी, वहां उनके पोते को स्ट्रेचर तक नहीं मिला। देखिए, एक पोता अपनी बीमार दादी को वार्ड से बाहर स्कूटी पर बिठाकर ले जा रहा है। एक बीमार बुजुर्ग महिला दर्द से करा रही थी, उन्हें वार्ड से बाहर ले जाना था लेकिन अस्पताल के पास नहीं था एक साधारण सा स्ट्रेचर, कोई व्हीलचेयर भी नहीं, बस एक स्कूटी और परिवार की मजबूरी। परिजन दर दर भटके, मदद की गुहार लगाई लेकिन सिस्टम खामोश रहा और फिर मजबूरी ने एक पोते को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसे देखकर हर आंख नम हो जाए। अपने कंधों का सहारा देकर स्कूटी पर बिठाकर वो अपने बीमार दादी को अस्पताल से बाहर ले गया। ऐसा इस हॉस्पिटल का दुर्दशा है कि आज हमको मजबूरी में यहाँ पे इस प्रकार से ले जाया जा रहा है। हम लोग निरंतर पितरी तो अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? इनको दूसरे डॉक्टर के पास एडमिट करेंगे। यहाँ से बोले कि ले जाओ।
यहाँ से ले जाने बोले। यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। सोचिए, जहां एम्बुलेंस, स्ट्रेचर और इलाज की सुविधा होनी चाहिए, वहां एक पोता अपनी दादी के लिए खुद ही एम्बुलेंस बन गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस बदहाल व्यवस्था का आईना है जहां सुविधाएं कागजों में हैं और हकीकत में मरीज बेबस, जहां बेसिक सुविधाएं तक गायब हैं। बदहाल व्यवस्था पर न्यूज 18 के सवाल है, स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा? कब इन गरीब मरीजों की पीड़ा सुनेगा? क्या सरकारी अस्पतालों में अब इलाज नहीं? क्या अस्पताल में स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है? इन तस्वीरों को देखकर लगता है सरकारी अस्पतालों में अब इलाज नहीं बल्कि मजबूरी मिलती है। और आखिर कब तक यूं ही सिस्टम की लापरवाही का बोझ आम आदमी उठाता रहेगा? ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं, ये सवाल पूछती हैं और जवाब मांगती हैं। दादी की सांस और विभाग की चुप्पी, कौन जिम्मेदार है? न्यूज 18 के लिए गया जी से एलन लीली की रिपोर्ट। यूं तो पूरे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब का धंधा करने वाले कारोबारी शराब बेचने का जुगाड़ निकाल ही लेते हैं और शराब के शौकीन पीने का रास्ता भी निकाल लेते हैं। प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन कारोबार भी हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में शराबबंदी लागू है, कानून सख्त है, कार्रवाई भी तेज है, लेकिन क्या सच में शराब का खेल थम पाया है? तस्वीरों में जो आप कार्टन के डब्बे देख रहे हैं, इसमें कश्मीरी सेब नहीं बल्कि शराब की बोतलें हैं। और ये चूल्हों पर घर के लिए दाल चावल नहीं पक रहा, देसी शराब बनाई जा रही है। बेगूसराय का एक स्कूल जहां माएं अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त दुआ करती हैं कि उनका भविष्य रोशन हो, वहीं स्कूल के शौचालय में मिलता है शराब का अड्डा। 12 कार्टन अंग्रेजी शराब स्कूल के जर्जर शौचालय में छिपा कर रखी गई। बता दें कि बछवाड़ा के शिशुआ प्राथमिक विद्यालय में एक चौथी क्लास का मासूम बच्चा शौचालय में रखी शराब को कोल्ड ड्रिंक समझकर पी लेता है। बच्चा बीमार पड़ जाता है और पूरा स्कूल सन्न रह जाता है। ये सिर्फ बरामदगी नहीं बल्कि सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। ग्रामीण अभिभावक के द्वारा, मोहम्मद खुर्शीद के द्वारा ये जानकारी हुई कि पैखाना पुराना जो टूटा हुआ है पूरा उत्तर साइड, उसमें दारू का कार्टून सटा हुआ है। तो हम इनके साथ आके देखे तो बहुत है दारू। तो हम देखे तो तुरंत हम 2 मिनट में 112 को कॉल किए, तो वहाँ से हमको एक नंबर मिला 15,545 नंबर। फिर वहाँ हम सूचना दिए। उधर बगहा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी, ड्रोन से अवैध शराब फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया। 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। सैकड़ों लीटर शराब बरामद कर उसे नष्ट कर दिया गया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या ये काफी है? हर दिन छापेमारी, हर दिन गिरफ्तारी, फिर भी हर गली हर कोने से निकल आती है शराब। ये जंग सिर्फ पुलिस की नहीं, ये जंग समाज की भी है, क्योंकि जब तक मांग रहेगी तब तक सप्लाई का ये खेल चलता रहेगा। शराबबंदी के इस राज्य में कानून और हकीकत के बीच की ये दूरी आखिर कब खत्म होगी? कार्रवाई जारी है, लेकिन कारोबार भी जारी है। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बेगूसराय से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और हत्या कर शव को खेत में फेंका गया है। घर से 500 मीटर की दूरी पर शव को फेंका गया। छात्र विशाल की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से रस्सी बरामद किया गया है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि गला घोंटकर छात्र की हत्या की गई हो। बखरी थाना क्षेत्र के गोढ़ियारी गांव की घटना है। एफएसएल की टीम पूरे मामले पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोई फोन तोन किया उसके तो चला गया और जो है ना 10-12 आदमी जो लगभग मिलकर उसको इतना मार के उसको मार दिया। हम लोग तो जो है
सुबह में खोजबीन किए, 9 बजे दिन में लाश मिला। कहाँ पर मिला? कमा स्थान के बगल में। लौना बहियार में एक मृतक का शव है। तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो इस मृतक की पहचान विशाल सहनी ग्राम गोढ़ियारी बकरी के रूप में हुई है। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि इसके गला दबा के इसकी हत्या की गई है। संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मिले हैं, शीघ्र ही इस कांड का उद्भेदन भी कर लिया जाए। जमुई के संगथू और मिसिर बिघा इलाके में गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। गेहूं के खेत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खेतों में फसल धू धू कर जलने लगी और किसानों की मेहनत पल भर में जलकर राख हो गई। अगलगी की इस घटना में 10 बीघा में लगी गेहूं की फसल राख हो गई है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर आपको आरा से दिखाते हैं, जहां कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सोहरा गांव में कुत्ते के काटने से एक बच्चे की मौत हो गई। करीब 1 महीने पहले बच्चे को कुत्ते ने काटा था और आज इलाज के दौरान बच्चे ने सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। सोहरा गांव के रहने वाले विनोद कुमार को ननिहाल में खेलने के दौरान कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते के काटने के बाद उसे रेबीज की सुई नहीं दिलाई गई। 3 दिन पहले अचानक उसे बुखार और खांसी शुरू हुई। स्थिति जब गंभीर हो गई, जब वो पानी देखकर घबराने लगता था और कभी कभी कुत्ते जैसी आवाज भी निकालता था। ये लक्षण रेबीज के माने जा रहे हैं। जब उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई तो परिजनों ने उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत देखकर उसे पटना रेफर किया गया, लेकिन पटना ले जाने की तैयारी के दौरान ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे के मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। और अगली खबर आपको मुंगेर से दिखाते हैं, जहां गैस नहीं मिलने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गैस बांटने का आश्वासन मिलने के बाद भी गैस एजेंसी का ताला नहीं खुला। घंटों लाइन में लोगों का सब्र जवाब दे गया। आक्रोशित महिलाओं ने सड़क पर जोरदार नारेबाजी की। एजेंसी के मालिक पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। मामला ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। हंगामे की वजह से कुछ देर तक सड़क पर जाम की स्थिति भी बनी रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। 30 तारीख से यहाँ है, हर दिन आ रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं। कल बोला गया कि कल 7:30 बजे आइए, आप लोग गैस उठा के जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कल 10:30 बजे हम यहाँ से गए हैं, यही आस पे कि कल हमको मिल जाएगा गैस। आज आए तो ऑफिस बंद है। वो बोल रहा है कि आज भी गैस नहीं मिलेगा। मुझे गैस अभी भी नहीं मिला है। हम 23 तारीख से दौड़ रहे हैं। पहले बोला OTP क्या बोल रहे हैं? मोबाइल मैसेज दिखा था डिलीवर हो गया, वो होता ही नहीं, कहाँ आता है गैस? तो आप लोग नंबर लगा के आए? हाँ, नंबर 25 का लगा हुआ है। मेरा 23 का नंबर लगा हुआ है। किसी का 25 है, किसी का 30 का लगा है। 27 का लगा हुआ है। लेकिन बिल नहीं कर रहा है। अब बताइए हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको मारे कि नहीं मारे? पूर्णिया में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप दोस्त पर लगा है। पीट पीट कर हत्या की गई और शव को हनुमान बाग में रेलवे पटरी के किनारे फेंक दिया गया। मृतक युवक विशाल के शरीर पर कई गहरे जख्म मिले हैं। मृतक विशाल की मां मधु देवी ने कहा कि हवलदार के पुत्र समेत कई लोगों ने मिलकर विशाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। कहा कि 6 महीने पहले दोस्तों के बीच मारपीट हुई थी और तब से एक लड़का उसे मारने के लिए खोज रहा था। रात में विशाल को किसी ने फोन किया और इसके बाद वो अचानक घर में मोबाइल छोड़कर निकल गया। परिजनों ने रात भर खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुबह रेलवे लाइन के बगल में विशाल का शव पड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाथ में देखो ना, हाथ में